उन्नाव केस में पीड़िता ने मीडिया इंटरव्यू में बेहद गंभीर खुलासे किए हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगाया है जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। पहले से ही महिलाओं पर उत्पीड़न के बहुत सारे मामले दबा दिए जाते हैं, लोग बेइज्जती के डर से बोलते नहीं, और अब ये कहानियां सुनकर तो गरीब और अपेक्षाकृत कमजोर परिवार के लोग और ज्यादा डरेंगे किसी बाहुबली के खिलाफ मुंह खोलने में, और चुपचाप हर बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप न्याय मांगने जाएंगे कहां? हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। जी हां, पीड़िता ने आज जो खुलासे किए हैं उन्हें सुनकर आपको भी यही बोलना पड़ेगा। मगर दुख की बात यह है कि इस देश की आधी आबादी को सरेआम नीचा दिखाया जा रहा है और वो आधी आबादी खामोश नजर आ रही है। पीड़िता ने क्या कुछ कहा है कुलदीप सेंगर की बेटी और सीबीआई अफसर के बारे में, और कैसे इस मामले में अब भाजपा के पूर्व सांसद यानी भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह की एंट्री हो गई है, सब पर बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे केंचुआ ने यूपी में अब तक का सबसे तगड़ा वाला काम कर दिया है, और इस तगड़े काम पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसे देखकर यानी यूपी वाला कांड देखकर आपको लगेगा कि बिहार तो खाली ट्रेलर था, असली पिक्चर यहाँ है। उधर बंगाल चुनाव से पहले एक भाजपाई सिस्टम ने यानी भाजपाई सरकार के भीतर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर जो कांड हुआ है वो एक नज़र में बताता है कि बंगाल की जनता बीजेपी की नज़र में क्या हैसियत रखती है। इसलिए यदि आप पश्चिम बंगाल से हैं तो ये वाली खबर जरूर देखिएगा। उधर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस की उस नस को पकड़ा है जो हिंदुस्तान के रोम रोम में बस जाना चाहती है। यानी बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि समाज पर कब्जा करने की जोरदार कोशिश में लगे हुए हैं, और ये कोशिशें चुपचाप धीरे धीरे चल रही हैं, खामोशी से चल रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में चल रही हैं। ये सभी मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सालों पहले किसी फिल्म में एक गीत आया था कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। उन्नाव पीड़िता ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में जो जो बातें बताया है उनसे यही निकलता है कि देश की बेटियां न्याय मांगने अगर जाएं तो कहां जाएं। थाने से लेकर सीबीआई तक, राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक, हर जगह लड़ना ही है, हर जगह टकराना है, और टकराना भी है उनसे जिनके कब्जे में सब कुछ है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना है सेंगर को। अब पीड़िता का कहना है कि 5 किलोमीटर क्या, 5000 किलोमीटर दूर भी सेंगर मुझे मरवा सकता है। मेरे लिए तो जिंदगी भर का खतरा है, और उसके मरने के बाद भी खतरा रहेगा, क्योंकि उसके लोगों को मेरा चेहरा याद रहेगा कि इसी लड़की की वजह से हमारे विधायक को जेल हुई थी। अब इतनी बात कहते हुए पीड़िता रोने लगती है। उधर पीड़िता की मां ने कहा है कि सीबीआई और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सेंगर की मदद करते हैं। पीड़िता कहती है कि लोग धमकी देकर जाते हैं कि ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहोगी नहीं। विक्टिम और उनका परिवार दिल्ली में रह रहा है, उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के 9 जवान लगे हुए हैं, मगर फिर भी पीड़िता कहती है कि कोर्ट के फैसले से बहन बेटियों की हिम्मत कमजोर हुई है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जज मुझसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं बोलेंगी, आपके वकील बोलेंगे। बताइए, मेरा ही केस है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ और मुझे ही बोलने से रोक दिया जाता है। पीड़िता कह रही है कि आज तक उन्हें धमकियां मिलती हैं, लगातार मिलती हैं। लोग बगल से निकलते हुए बोलते हैं कि ज्यादा दिन तक दुनिया में नहीं रह पाओगी। ऐसे बोलते हैं कि सीआरपीएफ वाले भी समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं मुझे कब कहां मार दिया जाए। सीबीआई पर आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां कहती है कि अगर सीबीआई अच्छे से बहस करती तो सेंगर को जमानत नहीं मिलती। आरोप लग रहा है कि सेंगर की बेटी यानी आरोपी सेंगर की बेटी बहस के दौरान कोर्ट जाती थी और पीछे से आकर सीबीआई के जांच अधिकारी से मुलाकात करती थी। मैंने ये सब कोर्ट में देखा है। यानी पीड़िता के परिवार का आरोप है कि सीबीआई के अधिकारियों से सेंगर की बेटी मिली हुई है। यानी सीबीआई अफसर और सेंगर के मेलजोल का आरोप है। पीड़िता आरोप लगाती है कि सेंगर को जमानत दिलाने में भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का हाथ है। सरकार उनसे डरती है, उन्होंने भी पहलवान लड़कियों के साथ गलत किया था। पीड़िता की मां कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सड़क से हटाया जाए, मगर कुत्तों को न हटाकर रेप के दोषियों को हटाना जरूरी है ताकि बहन बेटियों को इंसाफ मिल सके। कुत्ते रहेंगे तो कम से कम लड़कियों को बाहर निकलने पर सुरक्षा मिलेगी। इस फैसले को देखकर लगता है कि महिलाओं को इंसाफ मिलना मुश्किल है। पीड़िता कह रही है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। मैंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। राष्ट्रपति मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगी ताकि अपनी बात उन्हें बता सकें। पीड़िता की मां कहती है कि कोर्ट ने अच्छा नहीं किया, जमानत मिलना गलत है, उसे तो फांसी होनी चाहिए। हमने 8 साल तक लड़ाई लड़ी है। मेरे पति को उन्नाव में पीट पीट कर मार दिया गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया। सरकार ये जमानत कैंसिल करवाए। जब तक ऐसा नहीं होता हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे बच्चे भटक रहे हैं, ये कैसा न्याय है। मेरे परिवार की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। उन्नाव में गवाह रहते हैं, गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। निचली अदालत के जज ने कहा भी था कि इन्हें सुरक्षा की
की जरूरत है। और जब हम अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस कहती है कि प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है। तो क्या रेप करने की परमिशन है? अभी कल ही इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि कैसे भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीबीआई की गलतियों की वजह से सेंगर को जमानत मिली। अब पीड़िता की तरफ से यह बात आ रही है कि सीबीआई के अधिकारियों से सेंगर की बेटी मिलती जुलती थी, वो भी कोर्ट में। तो सवाल यह है कि क्या यह किसी मेलजोल का असर है कि जानबूझकर सीबीआई अफसरों ने गलती की ताकि उस गलती का लाभ सेंगर को मिल सके? क्योंकि इतने नासमझ और अनपढ़ लोग तो सीबीआई अफसर होंगे नहीं कि उन्हें मालूम ही ना हो कि टेक्निकल रिपोर्ट में एक्सपर्ट का हस्ताक्षर जरूरी है। बिना प्रमाणित करवाए ही उन्होंने दस्तावेज अदालत में रख दिए। बाकी अदालत ने जो किया है, इन दो मिलाडों ने जो किया है, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है और पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो ही रहा है नीचे से। इस वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरीके से पूर्व में विधायक को लोक सेवक माना गया है और माना ही जाएगा, मगर फिर भी इन दो मिलाडों ने इतिहास बना दिया। पिछले दिनों पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जजों ने पैसा खाकर यह जमानत दिया है, सजा निलंबित किया है, यानी जजों पर बिके होने का आरोप लगा। अब आप जरा सोचिए कि पीड़िता के साथ जो हुआ वो हुआ, फिर उसके परिवार के कई लोगों को कथित रूप से मार दिया गया, उसी ने मरवा दिया। उस मामले में भी सेंगर को सजा हुई। बचे हुए लोगों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। जाहिर सी बात है स्थानीय प्रशासन सेंगर की तरफ झुकाव रखता होगा। पीड़िता की माने तो सीबीआई भी उसी तरफ लटकी हुई है और अब न्यायपालिका भी लटका हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि हर कदम पर कोई कातिल है? कहां जाए कोई? इस देश की आधी आबादी आखिर किसके पास जाएगी न्याय मांगने? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे का कहना है कि एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं कहना यह दुर्भाग्य की बात है। विधायक संविधान के तहत शपथ लेता है, विधानसभा का सदस्य बनता है, जनता के लिए काम करने के लिए चुना जाता है, विधायकों को भत्ते मिलते हैं जनता के पैसे से। ये कैसे कहा जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है? वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना है, पूर्व में कई बार माना है। मैंने इस वीडियो में विस्तार से दिखाया भी था, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आसपास कोई भक्त हो तो उसे भी दिखा दीजिए। मगर हाई कोर्ट के इन दो मिलाडों ने अमृत इतिहास बनाया है, अमृत काल में। दुष्यंत दवे कहते हैं कि हाईकोर्ट ने मेरिट पर विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसलों में कहा है कि सजा निलंबित करते हुए देखना चाहिए कि आरोपी का व्यवहार कैसा है, अपराध की गंभीरता कैसी है। यानी कदम कदम पर सीबीआई से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक ने जो किया है वो सवालों के घेरे में है। और अब तो ब्रजभूषण सिंह का भी नाम आने लगा है। ये तो होगा ही। जब महिला पहलवानों ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया तो पूरी सरकार उनके साथ खड़ी थी, पूरा डबल इंजन उनके साथ खड़ा था। एफआईआर तक नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद कैसा खेला हुआ ये हम सब ने देखा। वैसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जगह जगह कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मीडिया दिखा नहीं रहा है, न्याय की मांग कर रहे हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि इस देश में सोशल मीडिया पर बहुत सारी महिला इन्फ्लुएंसर हैं जिनके करोड़ों में फॉलोअर हैं, जिनकी बात रातों रात देश के हर कोने में पहुंच सकती है। मगर फिर भी वो सब एकजुट होकर अपने ही अधिकारों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? यदि महिलाएं भी महिलाओं के लिए आगे नहीं आएंगी तो फिर वो किससे उम्मीद लगाएंगी? क्या उन्होंने भी मान लिया है कि उनका काम, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ फिल्टर लगा के फोटो डाल देने तक है, फिल्मी गानों पर डांस करने और टाइम पास वाली चीजें करने तक है, स्टेटस लगाने तक है? मैं किसी के कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हर व्यक्ति आजाद है, जो इच्छा करे करें, मगर समाज के प्रति कम से कम अपनी आधी आबादी के प्रति तो कोई जिम्मेदारी उठानी होगी। यदि आप भी ऐसे किसी महिला को फॉलो करते हैं तो उनसे कहिए, उन्हें कमेंट करिए, जहां मिल जाए उनसे कहिए कि आप महिलाओं के मुद्दे पर जोर शोर से बात करिए, चर्चा करिए, सवाल उठाइए। वरना लगी है आग तो आएंगे घर सभी जद में, कोई बचेगा नहीं। कब कौन कहां लपेटे में आ जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है। और यदि आप दूसरों के लिए आवाज नहीं बनेंगे तो फिर दूसरों से उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले यूपी का एसआईआर वाला मामला देख लीजिए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर बता रही है कि यूपी में एसआईआर खत्म होते ही कुल वोटर यानी 15 करोड़ 44 लाख में से 2 करोड़ 89 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 19% वोटर काट दिए गए हैं। इनका डेटा एसआईआर के दौरान कलेक्ट ही नहीं हो पाया, जबकि दो बार डेडलाइन बढ़ाई गई। सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि 1 करोड़ 26 लाख वोटरों के बारे में कहा गया कि इन्होंने अपना स्थान बदल दिया। 46 लाख लोगों को मृत बताया गया है। 23,70,000 लोगों को डुप्लीकेट बताकर हटाया गया, जबकि 84 लाख एब्सेंट बताए गए हैं और लगभग 9,50,000 अन्य श्रेणियां हैं। अब सवाल यह है कि अन्य श्रेणियां क्या है और 84 लाख के आसपास जो एब्सेंट है उसका मतलब क्या होता है? क्या वोटिंग का अधिकार एब्सेंट और प्रेजेंट से चलेगा? क्या ये कोई क्लासरूम है कि आज आप क्लास में नहीं गए तो आज आपकी पढ़ाई छूट गई? क्या हमारे पूर्वजों ने जो हमें लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया वो इतनी आसानी से छीना जा सकता है और छीन लिया जाएगा? सोचिए, 84 लाख लोग एब्सेंट मिले, यानी मौके पर नहीं मिले, तो 84 लाख लोगों का वोटिंग राइट हटा दिया गया। 84 लाख की संख्या किसी राज्य में पूरी सत्ता को बदल सकती है। यह बहुत बड़ी संख्या है और कुल लगभग 3 करोड़ वोटर हटा दिए गए, यानी 15.5 करोड़ में से मोटा मोटी 3 करोड़ हटा दिए गए, 19% के आसपास। यूं समझिए कि 100 में से 19 लोग
गायब हैं। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे में चुनाव और चुनाव परिणाम वही होगा जो जनता देना चाहती है? यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी और उसके बाद 30 जनवरी 2026 तक क्लेम ऑब्जेक्शन का समय होगा। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक नोटिस और वेरिफिकेशन का काम चलेगा। फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। यह भी बताया गया कि 2003 की वोटर लिस्ट से मौजूदा लिस्ट की मैपिंग हो गई है। 91% लोग मैच हो गए, बाकी 9% यानी 1 करोड़ 11 लाख लोगों को घर पर नोटिस भेजने की बात है और उनसे सबूत मांगा जाएगा कि आप वोटर हैं, इस बात का सबूत दीजिए। यानी नौकर मालिक से पूछ रहा है कि आप मालिक होने का सबूत दीजिए। यही अमृत काल है। सोचिए, आजादी के बाद इस देश की जनता ने कहा कि हम भारत के लोग फला फला तारीख को इस किताब को अपना संविधान के रूप में आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। यानी देश की जनता ने संविधान को ताकत दी और उसी संविधान से केंचुआ को ताकत मिलती है और अब वही केंचुआ संविधान के भी मालिकों से पूछ रहा है कि आप वोटर होने का प्रमाण दीजिए। सबूत देंगे तो वोटर रहेंगे, लोकतंत्र में भागीदार होंगे, वरना नहीं होंगे। सवाल यह है कि जो लोग सबूत नहीं दे पाएंगे उनका क्या किया जाएगा? क्या उन्हें भारत से बाहर कर दोगे केंचुआ, या फिर वो सिर्फ टैक्स भरने के लिए इस देश में रहेंगे? क्योंकि यदि आप उनका सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार ही छीन लेंगे तो बात यह निकलती है कि वो देश का हिस्सा नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है, देश में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, खाली पेट पालेंगे और टैक्स भरने के लिए भारत में रहेंगे। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में भाजपा के भीतर मचे आपसी घमासान के कारण ऊपरी तौर पर भले ही कोई विद्रोही बैठक हो, पर असली कारण यह है कि भाजपा विधायकों को पता चल गया है कि एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं। अब चूंकि 1 साल ही बाकी है, यूपी के मुख्यमंत्री जी इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। और इसका विश्लेषण ये देख लीजिए, जितना वोट कटा है उसका 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा होगा 2 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश के कुल 403 सीटों से भाग दे दिया जाए तो लगभग 61,000 वोट हर सीट पर कट गया। यानी बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इसलिए उनकी आपसी लड़ाई अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और टोका टोकी तथा नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपा विधायक अलग अलग बैठकर ये दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन उनकी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया। वैसे एक बात बता दें, विपक्षी नेताओं की इस तरह की बातों को केवल और केवल हवाई किले के रूप में लेना ही बेहतर होगा। बीजेपी और आरएसएस कोई काम हल्के में नहीं करते, जीरो टॉलरेंस के साथ काम करते हैं। गलती से मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, जैसे 2024 में हो गई, और यूपी जैसे राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन सब के जिम्मेदार कौन है जानते हैं? देश की जनता, यानी आप ही हैं। जब मालिक खुद को नौकर समझ ले और नौकर से डरने लगे तो नौकर मालिक के कपार पे चढ़ के डांस करता ही है, और जब सत्ता समर्थित आतंकवाद चलाए जाने लगे तो फिर मौत का डांस भी होने लगता है। अगले कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री से लेकर, यानी हमारे विश्वगुरु से लेकर तमाम भाजपा नेता घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। बार बार ये बात फेल होने के बाद भी, यानी कोई सबूतवा नहीं मिलने के बाद भी पूरी बेशर्मी के साथ घुसपैठियों के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और देश की जनता को डराने की तैयारी हो रही है। मगर चिंता की बात यह है कि घुसपैठियों के नाम पर, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर अपने ही बंगाल के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ओडिशा में हाल ही में भाजपा की सरकार बनी 2024 में, और वहां पूरी तरह से रामराज्य लागू हो गया है। संबलपुर शहर में 24 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जंगीपुर का एक 20 साल का नौजवान, जो कि प्रवासी मजदूर था, नाम था जुअल राणा, वो अपने कुछ और मजदूर भाइयों के साथ शाम को चाय पीने बाहर निकला। तभी 4-5 आतंकी टाइप के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने मजदूरों को बांग्लादेशी कहा, उनसे आधार कार्ड मांगा, कहा कि अपनी राष्ट्रीयता साबित करो, यानी तुम भारत के हो ये साबित करो, कागज दिखाओ। मजदूर अभी अपना आधार कार्ड निकाल कर दिखाते कि पीछे से अचानक से लाठियों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया गया। जुअल के सिर में गंभीर चोट लगी, अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मौत हो गई। 2 अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच चल रही है। यह अचानक उकसावे की घटना है, निशाना बनाकर नहीं किया गया है। उधर एसपी अलग कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूरों की कुछ स्थानीय लोगों से दोस्ती थी, शराब के नशे में, और स्थानीय लोगों ने बीड़ी मांगी, उसी पर झगड़ा हो गया। यानी ठेकेदार कह रहा है कि बांग्लादेशी बोलकर आधार कार्ड मांग के हमला हुआ, और पुलिस कह रही है कि शराब और बीड़ी वाला झगड़ा था। वैसे पिछले कुछ महीनों में आपने देखा, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, बंगाल के मजदूरों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। बांग्ला बोलने वाले मजदूर बार बार बांग्लादेशी बता दिए जाते हैं, कहीं उन्हें भगाया जा रहा है, कहीं मारा पीटा जा रहा है, तो कहीं हत्याएं हो रही हैं। और हाल ही में अवैध अप्रवासन के संदेह में झारसुगुड़ा जिले में 444 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर पश्चिम बंगाल के मजदूर थे। आप सोचिए कि 11.5 साल से देश में 56 इंच की सरकार है, गृह मंत्री
चाणक्य हैं, न जाने कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, किसी को पता नहीं। घुसपैठियों को पकड़ भी नहीं पा रहे, उल्टे अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिया बताकर कथित रूप से हत्या की जा रही है। मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये भी मामला वही है, मालिक और नौकर वाला। तो समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या वहां जाकर बताएंगे कि हमारे बनाए हुए जॉम्बी देश भर में चुन चुन कर बांग्ला भाषियों को पीट रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं? जब देश भर में उनके शासनकाल में बंगाल की जनता पर हमला हो रहा है, वहां के मजदूरों पर हमला हो रहा है, तो क्या भाजपा बंगाल में जाकर ये सारी बातें बताएंगी? वैसे सही कहा जाए तो सबसे बड़ा हमला कथित रूप से देश की शिक्षा संस्थानों पर हो रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा आरएसएस मिलकर शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि जन संसद में उनकी मुलाकात इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों से हुई। छात्रों ने शिकायत किया कि इस संस्था पर संस्थागत कब्जा किया जा रहा है और ये सब कुछ आरएसएस के जरिए हो रहा है। जो शिक्षाविद संस्थाएं चलाते हैं उन पर ब्यूरोक्रेटिक और वैचारिक हस्तक्षेप हो रहा है। सिलेबस में और रिसर्च में आरएसएस विचारधारा का नियंत्रण बढ़ रहा है और ये कोई रिफॉर्म नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने की कोशिश हो रही है, ताकि आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन हो सके और देश की संपत्तियों को बेचा जा सके। राहुल गांधी ने इसे इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, साइंटिफिक टेम्परामेंट और युवाओं के भविष्य पर हमला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भदोही में बुनकरों से अपनी मुलाकात और ट्रंप के टैरिफ पर भी बात किया। उन्होंने कहा कि जब वो भदोही के बुनकरों से मिले तो उन लोगों ने अमेरिका वाले टैरिफ के बाद ग्राउंड रियलिटी बताई। राहुल गांधी का दावा है कि ट्रंप का ये टैरिफ आर्थिक तूफान ला रहा है, लाएगा, लेकिन मोदी चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनकरों ने राहुल गांधी को एक कालीन भी भेंट किया था, जो कि उनकी मेहनत और कला का प्रतीक। राहुल गांधी ने कहा कि भदोही जो कभी कारपेट सिटी कहलाता था, अब बदनामी और संकट का शिकार हो गया है। अमेरिकी टैरिफ नीति से भदोही का कारपोरेट व्यापार लगभग तबाह हो जाएगा। यानी राहुल गांधी का दावा है कि एक्सपोर्ट्स लगातार घट रहे हैं। जो व्यापार अब तक भारत में था वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसी जगहों पर शिफ्ट हो रहा है। और बुनकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनकी समस्याओं पर आंखें मूंद लिया है। यानी एक तरफ भारत के बिजनेस पर पड़ोसी देशों का कब्जा हो रहा है अमेरिका की वजह से, ट्रंप की वजह से, दूसरी तरफ भारत में सत्ता में बैठी बीजेपी और आरएसएस यहाँ के समाज पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं, यहाँ की शिक्षा और अन्य संस्थानों पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। यानी लक्ष्य ये नहीं है कि देश मजबूत हो, यहाँ के लोग मजबूत हों, आर्थिक समृद्धि आए। उन्हें सिर्फ अपनी मजबूती और अपनी सत्ता दिख रही है कि कितने ज्यादा दिन तक हम कुर्सी पर मजबूती से बैठे रहें, ठसक के साथ, कोई हमें हटा न सके। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।